आज नाइजीरिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देख के कोई भी दहल जाएगा। Christians are being massacred in Nigeria. Why is the global community silent? Allahu Akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Alhamdulillah, alhamdulillah. Started hearing gunshots and the window. आज इस देश में क्रिश्चियंस का एक्चुअल जेनोसाइड किया जा रहा है। But they are systematically killing the Christians in Nigeria. They've killed over 100,000 since 2009. They've burned 18,000 churches. This is so much more. These are the Islamists, Boko Haram. This is so much more of a genocide. 2009 से लेकर 2025 तक सिर्फ 16 साल में 1,25,000 से ज्यादा क्रिश्चियंस मार दिए गए हैं। कभी 76 क्रिश्चियंस को एक ही बार में जिंदा जला दिया जाता है, तो कभी एक ही बार में 130 क्रिश्चियंस को गोली मार दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज नाइजीरिया में 18,000 चर्चेज पूरी तरीके से तोड़े जा चुके हैं। 10,000 से ज्यादा क्रिश्चियन स्कूल्स जला दिए गए हैं। 12 मिलियन क्रिश्चियंस को आज अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। क्रिश्चियंस को किडनैप करके टॉर्चर किया जा रहा है। About how radical Islamic terrorists are currently carrying out a mass genocide of Christians in Nigeria. आज नाइजीरिया के 200 क्रिश्चियन विलेजेस पूरे के पूरे खाली हो चुके हैं। आज हालात इतने बुरे हैं कि अगर यही रहा तो अगले 20 साल में पूरे नाइजीरिया से क्रिश्चियन पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। पर इसमें सबसे अनफॉर्चुनेट बात पता है क्या है? आज नाइजीरियन गवर्नमेंट से लेकर इस्लामिस्ट सब इस खबर को दबा रहे हैं और इस जेनोसाइड को जस्टिफाई किया जा रहा है। इस पूरे जेनोसाइड को दबाने के लिए इसे प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है। आज आयरनी यह है कि जो लोग पैलेस्टीन पे रोना धोना मचाते हैं वो आज पूरी तरीके से खामोश हैं। और इसमें सबसे दोगली बात बताया क्या है? आज गाजा पर रोने वाले इस्लामिक देश नाइजीरिया के इस जेनोसाइड को फ्यूल कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया रैडिकल मदरसास को फंड कर रहा है और टर्की अलेजिडली गन्स और आर्म्स को भेज रहा है और बोको हरम और फुलानी मिलिशिया उन सबको ये सारा सपोर्ट मिल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर नाइजीरिया में ऐसा मास जेनोसाइड क्यों हो रहा है? कैसे इंटरनेशनल नेटवर्क्स, रीजनल पॉलिटिक्स और लोकल पावर स्ट्रक्चर्स मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चला रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये, जब दुनिया गाजा में हमास को ठोके जाने पर इतना शोर मचाती है तो आखिर नाइजीरिया में इस जेनोसाइड पर इतनी चुप्पी क्यों है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये समझने से पहले कि आज नाइजीरिया में हो रहे क्रिश्चियन जेनोसाइड पर दुनिया चुप क्यों बैठी है, हमें उससे पहले ना ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये जेनोसाइड हो क्यों रहा है, और उसके लिए ना हमें हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझिए कि नाइजीरिया ना कभी भी एक नेचुरली यूनाइटेड कंट्री नहीं था। पहले ये ना कई ट्राइबल किंगडम्स में बटा हुआ था। इनफैक्ट अंग्रेजों के आने से पहले ना यहाँ पर 500 से ज्यादा ट्राइब्स थी। फुलानी, योरुबा, इग्बो, कनूरी, हौसा, ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पर रहा करती थी। हर ट्राइब के ना अपने देवता थे, अपने रिचुअल्स थे और अपने फेस्टिवल्स थे। हर कम्युनिटी की अपनी वे ऑफ वर्शिप होती थी। लेकिन 8वीं से 10वीं शताब्दी के अराउंड ना जब ट्रेड रूट्स ओपन हुए और वेस्ट अफ्रीका में कॉमर्स बढ़ा, तो अरब ट्रेडर्स नॉर्थ अफ्रीका से सहारा के रास्ते वेस्ट अफ्रीका पहुंच गए। धीरे धीरे इन्हीं व्यापारियों के कारण ना इस पूरे क्षेत्र के अंदर इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया, जिससे हुआ ये कि वहां की कई ट्राइब्स जो थी, जिनमें सबसे मेन थी फुलानी ट्राइब, वो 10वीं से 11वीं शताब्दी के आते आते ना उसने इस्लाम अपना लिया। समय के साथ साथ ये रेडिकल होते चले गए और स्ट्रिक्ट सुन्नी इस्लाम को फॉलो करने लग गए। इसके बाद इन्हीं फुलानी वॉरियर्स ने मजहब के नाम पर पूरे नॉर्दर्न रीजन के अंदर उस ट्राइब पर अटैक किया जो इस्लाम को नहीं मानती थी। और इसीलिए ना धीरे धीरे 17 से लेकर 18 सेंचुरी तक उत्तरी नाइजीरिया के ज्यादातर हिस्से जो थे वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर ना दिक्कत ये थी कि 1800s के शुरुआत में ना उत्तरी नाइजीरिया जो था वो कई छोटे छोटे हौसा किंगडम्स में बटा हुआ था, जैसे कि कानो, कात्सीना, जारिया, गोबीर एक्सेट्रा।
और ये जो ट्राइब्स थे ना, वो इस्लाम को लोकल पेगन ट्रेडिशंस के साथ मिक्स कर चुके थे पूरी तरीके से। और इसी कारण से 1804 में उस्मान दान फोदियो नाम से एक फूलानी ट्राइब का कट्टर मुस्लिम क्लरिक आ जाता है। इस मौलवी का यह मानना था कि सिर्फ नाइजीरिया ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के ऊपर शरीयत लागू हो जानी चाहिए। इसी कारण से उसने काफिरों के खिलाफ एक होली वॉर, एक जिहाद छेड़ने की घोषणा कर दी ताकि एक प्योर इस्लामिक रूल वापस से एस्टेब्लिश किया जा सके। और इसके बाद ना इस मौलाना उस्मान के पास हजारों फॉलोअर्स आते हैं फूलानी ट्राइब से और इस्लामिक मदरसों से भी। इन लोगों ने ना इसके बाद टारगेटेड मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। जिन लोकल रूलर्स ने ना रेजिस्ट किया उन पर कहर बरपाया गया, गांव जला दिए गए, लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया, गुलाम तक बना दिया गया और जो नहीं माने ना उन्हें खत्म कर दिया गया। कुछ ही सालों में ना अधिकांश हौसा किंगडम्स जो थे ना उनको तलवार के दम पर कब्जा कर लिया गया। उस्मान दान फोदियो ना इस पूरे एरिया को इस्लामिक कैलिफेट डिक्लेयर कर देता है और खुद इस पूरे कैलिफेट का अमीर अल मुमीन यानी कि सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर बन जाता है। नॉन मुस्लिम्स को ना सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाता है। उन्हें अपने धर्म की आज़ादी नहीं थी, उन्हें जिज़्या टैक्स देना पड़ता था और उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। ये जो कैलिफेट था ना ये 100 साल तक चलता है, जिसमें कई जिहादी आते हैं जिन्होंने नॉन मुस्लिम्स को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जिससे उत्तरी नाइजीरिया को पूरी तरीके से इस्लामिक सोसाइटी में बदल दिया गया। इस एरा में ना नाइजीरिया में एजुकेशन पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। सिर्फ मदरसों में रेडिकल तालीम दी जा रही थी, जिससे धीरे धीरे नाइजीरिया के मुस्लिम्स और भी ज्यादा रेडिकल होते चले गए। लेकिन जहां उत्तरी नाइजीरिया पूरी तरीके से इस्लाम की चपेट में आ चुका था ना, वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी नाइजीरिया जो था वो अभी भी ओपन था। साउथ के कोस्टल एरियाज में यूरोपियंस स्पेशली ब्रिटिश और पोर्टुगीज वहां पर ट्रेड करने आ रहे थे। अब भाई साहब अंग्रेजों ने आकर देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं ना वो तो ट्राइब्स में बटे हुए हैं, उनका कोई ऑर्गेनाइज रिलीजन नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पर मिशनरीज को भेजना शुरू कर दिया ताकि इन ट्राइब्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सके। उन्होंने चर्चेज, स्कूल, हॉस्पिटल ये सारी चीज़ें बनवानी शुरू कर दी और इस तरीके से वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे उनको एजुकेशन और वेस्टर्नाइजेशन दी गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो साउथ नाइजीरिया था ना उसमें धीरे धीरे लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाने लग गए और यहाँ से ना नाइजीरिया के अंदर एक क्लियर डिवाइड क्रिएट हो गया। नॉर्थ नाइजीरिया जो था वो इस्लामिक हो गया और साउथ नाइजीरिया क्रिश्चियन हो गया। तभी 19th सेंचुरी के एंड में ना ब्रिटेन ने नाइजीरिया को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। ब्रिटेन ने जब नाइजीरिया को अपनी कॉलोनी बनाया ना तो उनके पास एक दुविधा थी कि इतने सारे रीजन्स को, इतनी सारी ट्राइब्स को हम हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि उत्तरी नाइजीरिया के अंदर फुलानी ट्राइब की सोकोटा कैलिफेट थी, दूसरी तरफ साउथ वेस्ट में योरुबा किंगडम्स थी, साउथ ईस्ट के अंदर इग्बो ट्राइबल विलेजेस थे और नाइजर डेल्टा में ना आइजो और इट्सरकिरी जैसे कोस्टल ट्राइब्स थे। और इसी कारण से ना अंग्रेजों ने इनडायरेक्ट रूल पॉलिसी का फॉर्मूला अपना लिया। उन्होंने सभी किंगडम से कहा कि तुम अपनी कुर्सी पर रहो, हम तुम्हें रूल करने देंगे, बस लॉयल्टी जो है ना, बस जो आपकी ईमानदारी है वो हमारे लिए रखना। और इस तरीके से ना 1914 यानी कि 1914 में ब्रिटिश कोलोनाइजर्स ने अलग अलग किंगडम्स को और ट्राइब्स को एक बाउंड्री में जोड़कर नाइजीरिया बना दिया। अब देखिए, नो डाउट ब्रिटिशर्स जो थे ना वो काफ़ी पावरफुल थे और चाहे तो इसको तोड़ सकते थे, लेकिन वो पहले से ही कई देशों के साथ क्लैशेस में इन्वॉल्व थे और वो किसी और देश के साथ उलझना नहीं चाह रहे थे। इसी कारण से ना अंग्रेजों ने फुलानी अमीर्स को उनकी पोजीशन पर बनाए रखा। उन्होंने उनसे टैक्स कलेक्ट करवाया, गवर्नेंस चलवाया और उसके बदले में उनको पॉलिटिकल पावर दे रखी। लेकिन 1914 में ना ब्रिटेन ने दोनों रीजन्स को यानी कि उत्तरी और दक्षिणी नाइजीरिया दोनों को मर्ज करके एक कॉलोनी बना दिया। यहीं से मॉडर्न डे नाइजीरिया बनता है। ब्रिटिश लोग जो थे ना वो 19th सेंचुरी के एंड तक वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर अपनी कॉलोनीज बना चुके थे और नाइजीरिया उनमें से सबसे बड़ी और इकोनॉमिकली वैल्यूएबल कॉलोनी थी, क्योंकि यहाँ पर ऑयल, पाम ऑयल, कॉटन, कोकोआ और टिन जैसे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। पर जब कुछ समय बीता ना तो बाकी अफ्रीकी देशों की तरह नाइजीरिया के अंदर भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत उठने लग गई। और इसी दौरान ना नमादी अजिकिवे जो कि इग्बो ट्राइब के लीडर थे, ओबाफेमी ओवोलोवो जो कि योरुबा ट्राइब के लीडर थे और अहमदू बेल्लो जो कि हौसा और फुलानी ट्राइब के लीडर थे, इन लोगों ने ना अंग्रेजों से सेल्फ गवर्नेंस की मांग की। जब प्रेशर बढ़ गया तो अंग्रेजों ने इन लोगों को सेल्फ रूल देना शुरू कर दिया। नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट रीजन्स को अलग अलग असेंबलीज दे दी गई और फाइनली 1 अक्टूबर 1960 को ब्रिटेन ने नाइजीरिया को इंडिपेंडेंस डोमिनियन डिक्लेयर कर दिया। लेकिन किसे पता था कि इंडिपेंडेंस के बाद नाइजीरिया में कुछ ऐसा खौफनाक होने वाला है जो दरिंदगी की सारी हदें पार कर देगा। देखिए, आजादी के बाद ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने देश की जो असली पावर सिस्टम थी वो इस्लामिस्टों के हाथ में दे दी। आसान भाषा में अगर कहूं तो नॉर्थ के इस्लामिक एलीट्स, उन्हीं के पास पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर थी और साउथ के जो क्रिश्चियंस थे उनके पास सिर्फ एजुकेशन और ट्रेड था। ब्रिटिशर्स ने जाते जाते नॉर्थ के फुलानी और हौसा रूलर्स को इतना एम्पावर कर दिया था
कि उनका कंट्रोल आर्मी, ब्यूरोक्रेसी और लैंड तीनों जगह पर बना हुआ था। आजादी के बाद ये जितने भी फुलानी लीडर्स थे उन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया नाइजीरिया एक इस्लामिक देश बनेगा। इनफैक्ट नॉर्दर्न लीडर्स जैसे अहमदू बेलो और तफावा बेलेवा ओपनली कह चुके थे कि उनका सपना एक इस्लामिक नाइजीरिया का है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साउथ नाइजीरिया, वहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण वो इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ थे, जिससे अल्टीमेटली ऑन पेपर नाइजीरिया को एक सेक्युलर डेमोक्रेसी का रूप दिया गया। अब भले ही पूरा देश ऑन पेपर सेक्युलर हो, लेकिन पूरे देश के 12 शहर जो इस्लामिक मेजॉरिटी थे उन्होंने सेक्युलरिज्म की बत्ती बना के शरिया लॉ के हवाले कर दिया। यानी एक तरफ नाइजीरिया के सदर्न पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, वहीं नॉर्दर्न पार्ट में शरिया चल रहा था। सोचिए एक पूरा रीजन शरिया के अंदर चल रहा हो। अडल्ट्री, अपोस्टेसी, ब्लास्फेमी, इस सब के लिए पनिशमेंट्स वापस आ चुकी थी। महिलाओं के राइट्स ऑलमोस्ट वेनिश हो चुके थे और नॉन मुस्लिम्स जो थोड़े बहुत बचे हुए थे वो भी एक झटके में खत्म कर दिए गए थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, फुलानी और इस्लामिक लीड्स चाहते थे कि पूरा का पूरा नाइजीरिया एक इस्लामिक कंट्री बने, और इसी कारण फुलानी आर्म्ड ग्रुप्स ने सदर्न रीजन में घुस घुस के जितने भी क्रिश्चियन विलेजेस थे उनके ऊपर रेगुलर अटैक करना शुरू कर दिया था। रात में गांव में घुसकर लोगों को मारा गया, घर जलाए गए और लैंड्स पर कब्जा कर लिया गया। यह सब इसलिए किया जा रहा था ताकि क्रिश्चियंस में डर का माहौल बने और वो मजबूरन इस्लाम कबूल कर लें। ये सब जहां हो रहा था, वहीं उसी दौरान 1990s के डेकेड में सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज ने अपनी वहाबिज्म की जो आइडियोलॉजी थी ना, उसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और जिनको नहीं पता ना, उनको मैं बता देता हूं कि वहाबिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसका एम है कि इस्लाम का केवल और केवल स्ट्रिक्ट फॉर्म वही फॉलो हो और कुछ ना। यानी कुरान और हदीस के अलावा सारी की सारी प्रैक्टिसेस, चाहे वो सूफी रिचुअल्स हो, मजार में जाना हो या फिर और कुछ भी हो, सब कुछ शिर्क है और इसकी सजा केवल मौत है। वहाबिज्म और सलाफिज्म की जो आइडियोलॉजी है ये नाइजीरिया में एक्सपोर्ट की गई। इसकी फंडिंग मॉस्क्स, मदरसाज और इस्लामिक चैरिटीज इनके थ्रू आई। नॉर्दर्न नाइजीरिया के पुअर और अनएम्प्लॉयड यूथ, उनको इसी रेडिकल एजुकेशन सिस्टम में भरा गया, जहां सिखाया गया कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम हराम है, डेमोक्रेसी कुफ्र है और नॉन मुस्लिम्स या बेसिकली क्रिश्चियंस वो तुम्हारे दुश्मन हैं। ये सीड एक नए जिहाद के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे थे। इससे पहले भी क्रिश्चियंस पे जिहाद हो रहे थे, लेकिन इसके बाद एक ऐसी जनरेशन पैदा हो रही थी जो पहले से कहीं ज़्यादा रेडिकल हो चुकी थी, कहीं ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी। फिर 2001 में दुनिया बदल गई। ओसामा बिन लादेन अमेरिका पर 9/11 अटैक कर देता है और इसके बाद ओसामा ने जिहाद का ग्लोबल कॉल दिया था कि जितने भी काफिर हैं सबको खत्म कर दिया जाना चाहिए। और इसका रिजल्ट ये रहा, उसी दिन 11 सितंबर 2001 को जब न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स गिर रहे थे, उसी दिन नाइजीरिया के प्लेटो और कुदाना रीजन्स में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए और वहां पर रेडिकल इस्लामिस्ट ने 1000 से ज्यादा क्रिश्चियंस को एक ही दिन में मार दिया। और अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने ना, तो ये आंकड़ा 1000 का नहीं था, 5000 से ज्यादा का था, 5000 से ज्यादा का। लेकिन उस समय पूरी दुनिया की नजर अमेरिका में हुई ट्रेजेडी के ऊपर थी और इस कारण अफ्रीका में हो रहे जिहाद और मैसेकर, इनके ऊपर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। पर ये तो बस एक स्टेप था। इसके अगले साल यानी 2002 नाइजीरिया की हिस्ट्री में एक और डार्क चैप्टर लेकर आया जो पूरी नाइजीरिया की हिस्ट्री को बदल कर रख देने वाला था। यहाँ एक प्रीचर उभर कर आया, मोहम्मद यूसुफ। ये एक रेडिकल इस्लामिक टीचर था जिसने एक ग्रुप बनाया, उसका नाम था बोको हरम। अरेबिक में इसका मतलब होता है वेस्टर्न एजुकेशन इज फॉरबिडन। यूसुफ के सरमन्स में बार बार ये लाइन रिपीट होती थी, डेमोक्रेसी ईविल है, क्रिश्चियनिटी एक डिजीज है और नाइजीरिया को शरिया के अंडर आना चाहिए। उसने नॉर्दर्न नाइजीरिया में एक पैरेलल सोसाइटी बनाई जहां हर फ्राइडे सरमन में जिहाद की बातें होती थी। 2009 में जब पुलिस ने मोहम्मद यूसुफ को पकड़कर मार दिया तो दुनिया ने सोचा ये मूवमेंट अब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मूव बैकफायर कर जाता है और असल में वहीं से ये और ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। रेडिकल इस्लामिस्ट अब बोको हरम से जुड़ने लगे और धीरे धीरे ये इतना पावरफुल हो गया कि इसने अपनी एक पैरेलल मिलिट्री और सिविलियन टारगेट्स पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर दिया। इसने चर्चेज में संडे मासेस के दौरान बॉम्ब ब्लास्ट किए,
क्रिश्चियन विलेजेस को जला दिया। और 2014 में चिबॉक के एक स्कूल में 276 क्रिश्चियन लड़कियों को किडनैप कर लिया। ये लड़कियां कभी वापस नहीं आई, कुछ कन्वर्ट कर दी गई, कुछ को सेक्स स्लेवरी में भेज दिया गया। ये किडनैपिंग दुनिया भर में ब्रिंग बैक आवर गर्ल्स इस कैंपेन के रूप में वायरल भी हुई, लेकिन नाइजीरिया के अंदर कुछ नहीं बदला। जब मोहम्मद यूसुफ की डेथ हुई तो उसके बाद बोको हरम 2 हिस्सों में बट गया। एक फैक्शन ने आईसिस से एलिजियंस ले ली और अपना नाम रखा आईस्वैप, इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस। ये ग्रुप बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज था, उनके पास फंडिंग और एडवांस वेपन्स थे। वहीं दूसरा फैक्शन वो लोकल टेरर और लूट में लगा रहा। इन दोनों ने मिलकर नॉर्दर्न और सेंट्रल नाइजीरिया के क्रिश्चियन बेल्ट्स को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया। इन लोगों ने बेनू, प्लेटू, कदूना और तरावा जैसे स्टेट्स में क्रिश्चियन फैमिलीज पर सिस्टमैटिक अटैक शुरू कर दिए। हर रात विलेजेस में घुसकर लोगों को मारा जाता, घर जला दिए जाते, लेकिन बच्चों को जिंदा छोड़ दिया जाता ताकि डर फैले। चर्चेस को बुलडोज कर दिया गया और गांव के एक कोने में इस्लामिक फ्लैग लगा दिया गया। पर यह सब तो बस शुरुआत थी, आगे चल के फुल स्केल जेनोसाइड बनने वाला था। देखिए धीरे धीरे ना नाइजीरिया के अंदर क्रिश्चियंस का जेनोसाइड काफी बढ़ चुका है। अगर हम स्टैट्स की बात करें ना तो 2009 से लेकर 2025 के बीच में लगभग 1,25,000 से ज्यादा क्रिश्चियंस जो है ना वो मारे जा चुके हैं। 18,000 से लेकर 19,000 तक चर्चेज तोड़ दिए गए हैं। आए दिन चर्चेज में बॉम्बिंग्स हो रही हैं, कईयों को तो जला दिया गया है। 10,000 क्रिश्चियन स्कूल्स जला दिए गए हैं। और आपको बता देता हूं कि जब स्कूल जलाए जा रहे थे ना तब उनके अंदर क्रिश्चियन बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे। 600 से ज्यादा पास्टर्स और प्रीस्ट को ना किडनैप किया गया, उनसे पैसे वसूले जाने लगे। अगर वो नहीं देते तो टॉर्चर करके मार दिया जाता। कई पास्टर्स को तो ना स्टेज पर खड़ा करके भीड़ के सामने यानी सबके सामने शूट किया गया है। 40 लाख से ज्यादा लोग ना अपने घरों को छोड़कर रिफ्यूजी कैंप्स में शिफ्ट हो गए हैं। कई लोगों ने अपना पूरा गांव, जमीन, खेत सब छोड़ दिया है। दक्षिणी नाइजीरिया के क्रिश्चियन स्टेट्स जैसे कि अनाम्बरा, इनुगु और डेल्टा में रिफ्यूजी कैंप्स भरे पड़े हैं। इन कैंप्स में ना साफ पानी है, ना खाना है, ना सिक्योरिटी है। सरकारी मदद भी मुश्किल से पहुंचती है और जो एनजीओ काम कर भी रहे हैं ना वो लिमिटेड रिसोर्सेज पर कर रहे हैं। आज हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि क्रिश्चियंस का नरसंहार अब वहां पर एक नया नॉर्मल बन चुका है। इनफैक्ट अकेले इस साल यानी कि 2025 में ना हर दिन एवरेज 35 क्रिश्चियंस जो हैं अपनी जान गंवा रहे हैं। ये सब तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, बाकी कई चीजें तो रिपोर्ट हो भी नहीं रही हैं, क्योंकि जिन इलाकों के अंदर आतंकवादियों का राज चलता है ना वहां पर जर्नलिस्ट को घुसने नहीं दिया जाता है। असल नंबर तो इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक ही होगा। आज ऐसे लगातार कितने वीडियोज आ रहे हैं जो आपका दिल दहला सकते हैं। We praise your name. You are worthy, to protect us. Christians are being massacred in Nigeria. Why is the global community silent? आज नाइजीरिया की पूरी क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है ना वो नॉर्थ और मिडल बेल्ट से माइग्रेट करने पर मजबूर हो चुकी है। ये जेनोसाइड, ये नरसंहार जो है ना वो धीरे धीरे पूरे नॉर्थ नाइजीरिया को क्रिश्चियन पॉपुलेशन से खाली कर चुका है। साल 2000 के आसपास ना वहां पर 40 to 45% पॉपुलेशन जो थी वो क्रिश्चियंस की थी, लेकिन आज केवल 10 से 15% मुश्किल से बची है। मिडल बेल्ट में 100 से ज्यादा गांव जो हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद किए जा चुके हैं। इंटरनेशनल एनजीओ जैसे कि ओपन डोर्स और वॉइस ऑफ द मार्टियर्स, इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ना नाइजीरिया आज दुनिया में क्रिश्चियंस के लिए सबसे डेंजरस देश बन चुका है। सिक्योरिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक ना माली, नाइजर और बुर्किना फासो से आने वाले टेरर ग्रुप्स अब नाइजीरिया में घुस चुके हैं। आज हालात इतने खराब हैं कि यही रहा ना आगे तो अगले 20 सालों में नाइजीरिया पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी से मुक्त हो सकता है। पर सवाल ना ये उठता है कि जब नाइजीरिया के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है तो पूरी दुनिया में कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? देखिए आज नाइजीरिया में जेनोसाइड हो रहा है और इसका केवल एक रीज़न नहीं है। आज नाइजीरिया की जो अपनी सरकार है जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं, इस पूरे मैसेकर को डाउन प्ले करना चाहते हैं। ऐसे ही नाइजीरियन आर्मी और पुलिस में मेजॉरिटी मुस्लिम ऑफिसर्स हैं जिनकी सिंपैथी खुद फुलानी मिलिशिया के साथ है। जब अटैक्स होते हैं तो ये फोर्सेस या तो लेट पहुंचती हैं या पहुंचती ही नहीं है, यानी कई जगह तो ये प्लान्ड हॉलोकॉस्ट हो रहा है। आज truthnigeria.com जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट लिटरली अपनी जान दांव पर लगाकर सच को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन इस्लामिक आउटलेट जैसे अल जजीरा वो प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि नाइजीरिया में कोई क्रिश्चियन जेनोसाइड नहीं हो रहा है। पर इस सब में ना एक बहुत बड़ी आयरनी है कि यही मीडिया आउटलेट
जब इजराइल हमास के ऊपर कोई अटैक कर देता है तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती है कि गाजा में जेनोसाइड हो रहा है, गाजा में जेनोसाइड हो रहा है। अब बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। आज नाइजीरिया में हो रहे जेनोसाइड के ऊपर पूरी दुनिया ने फेविकॉल पी लिया है। जो इस्लामिक देश पैलेस्टीन पे रोते हैं, वही इस्लामिक देश आज नाइजीरिया की इस जेनोसाइड को फंड कर रहे हैं। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। सऊदी अरेबिया और टर्की पिछले 10 साल से नाइजीरिया के रेडिकल क्लैरिक्स और फुलानी वारलॉर्ड्स को डायरेक्ट फंडिंग कर रहे हैं। ये फंडिंग चैरिटी और हज यात्रा के नाम पर आती है। एग्जाम्पल के लिए सऊदी बेस्ड एनजीओ अल हरैमियन फाउंडेशन और टर्की का IHH रिलीफ फाउंडेशन वेस्ट अफ्रीका में ना मॉस्क कंस्ट्रक्शन और मदरसा फंडिंग के नाम पे ये पैसा भेजते हैं, लेकिन वही पैसा आर्म्स खरीदने में लग जाता है। वहाबी क्लरिक्स को हर साल सऊदी अरेबिया में ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप टूर्स पर बुलाया जाता है, जहां उन्हें जिहाद और एंटी क्रिश्चियन रेटोरिक सिखाया जाता है। टर्की की तो बात ही छोड़ दो, टर्की तो लिटरली इन्हें वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। नाइजीरियन कस्टम अथॉरिटी ने टर्की से आने वाले कई इलीगल आर्म्स शिपमेंट्स को पकड़ा है, जिसमें एक कंटेनर में 844 राइफल्स और 1 लाख से ज्यादा राउंड्स ऑफ एमिनेशन मिले थे। ये वेपन्स टर्की बेस्ड सिंडिकेट्स ने भेजे थे, जो नाइजीरिया के नॉर्थ वेस्ट में बैंडिट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के हाथ तक पहुंचने वाले थे। और सिर्फ यही नहीं, टर्की अफ्रीका के फुलानी डोमिनेटेड एरियाज में कई इस्लामिक स्कूल्स खोल रहा है, जहां काफ़ी रेडिकलिज्म सिखाया जा रहा है। इन स्कूल से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो बाद में वापस आकर बोको हरम और ISWAP में ज्वाइन कर लेते हैं। पर आयरनी देखिए, यही देश फिर गाजा पर चिल्लाते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि विक्टिम्स क्रिश्चियंस हैं और परपेट्रेटर्स मुस्लिम्स। अगर सीन उल्टा होता ना, तो बात कुछ और होती। इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड गाजा के लिए रो लेता है, पैलेस्टीन के लिए प्रोटेस्ट कर लेता है, UN में इमरजेंसी मीटिंग बुला लेता है। लेकिन जब नाइजीरिया में पेड़ की तरह क्रिश्चियंस काटे जा रहे हैं, उनके चर्चेस जलाए जा रहे हैं, उनके गांवों को ज़मीन से मिटाया जा रहा है, तब दुनिया ऐसे खामोश हो जा रही है कि गूंगी हो। हर बार जब इजराइल अपने ऊपर होने वाले टेरर अटैक्स के खिलाफ डिफेंड करता है, तो यही वेस्टर्न मीडिया, यही ह्यूमन राइट ग्रुप्स वाले और यही लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स सड़कों पर निकल आते हैं, फ्री गाजा, स्टॉप द जेनोसाइड। लेकिन अब क्रिश्चियंस का असली जेनोसाइड चल रहा है। उनकी बॉडीज नदियों में तैर रही हैं, उनके गांव खाक हो चुके हैं, अब इन्हें सांप सूख चुका है। लेकिन ये पैटर्न ना नया नहीं है। यही साइलेंस आप बांग्लादेश में हिंदू किलिंग्स के समय भी देख सकते हैं। पाकिस्तान में हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों के फोर्स कन्वर्जन के समय भी यही पैटर्न दिखता है। अफगानिस्तान में सिख और बुद्धिस्ट के परसिक्यूशन के समय भी यही पैटर्न दिखाई देता है। हर जगह पैटर्न सेम है। अटैकर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और दुनिया चुप रहती है। उल्टा जब भी कोई इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट कुछ करता है तो ग्लोबल मीडिया उसका रिलीजन हाइड कर लेती है। लेकिन अगर रिटेलिएशन में एक मुस्लिम भी मर जाता है तो हेडलाइन बन जाती है। ये सेलेक्टिव आउटरीच एक ग्लोबल डिजीज बन चुका है। लेकिन वहीं इजराइल को देखिए, हमास ओपनली टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों के घर में घुसकर बच्चों और औरतों को मारता है। जब इजराइल अपनी प्रोटेक्शन के लिए एयर स्ट्राइक करता है तो पूरा वेस्ट आउटरेज में चला जाता है। लेकिन जब बोको हरम और फुलानी मिलिटेंट्स हर हफ्ते क्रिश्चियन विलेजेस को जला देते हैं, तो वही लोग और मीडिया सडनली ब्लाइंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सब उनके पॉलिटिकल स्क्रिप्ट में फिट नहीं होता। लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट और ग्लोबल NGOs अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि किसके लिए रोना है और किसके लिए चुप रहना है। उनके लिए मुस्लिम विक्टिम होना ज़रूरी है, तभी स्टोरी बिकती है। और ये ना कोई कंपैशन नहीं है, ये साफ साफ पॉलिटिक्स है। इस दुनिया में एम्पैथी भी आइडियोलॉजी के हिसाब से ही फिल्टर हो रही है। और ये सब डेलिब्रेट साइलेंस है। दुनिया जानती है क्या हो रहा है, पर बोलना नहीं चाहती है। तो इस बात पे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जितने भी लोग गाजा पे बोलते हैं या रोते हैं, वो नाइजीरिया पे इसलिए शांत नहीं बैठे हैं कि उन्हें पता नहीं है। वो शांत इसलिए बैठे हैं बिकॉज दे डोंट केयर। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हमें सपोर्ट करना अगर चाहते हैं तो UPI, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, तीनों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं और उनकी जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।